Previous class we have seen n-type, p-type semiconductors and related theory. ये भी एक important question आता है कि differentiate n-type and p-type semiconductor in terms of impurity, majority charge carrier, Fermi level and conductivity. ये चारों टर्म को लेके दोनों के बीच में आप डिस्क्रिमिनेट करिए. तो शायद आपको ये सारा चीज मालूम है. अगर हम n-type और p-type सेमीकंडक्टर को सेग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ द टर्म्स गिवन हियर, यहाँ पर जो इंप्यूरिटी है किस किस्म की इंप्यूरिटी होता है तो लिखना है ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट. क्या लिखेंगे यहाँ पर? पेंटावेलेंट. एन टाइप है ना तो पेंटा याद रखना आसान हो जाता है ना. पेंटावेलेंट, ये पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी होता है, जबकि इसमें होता है ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. समझ में आ रहा ना. और इधर आ गया होल्स. होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. फेर्मी लेवल, फेर्मी लेवल इज, फेर्मी लेवल कहां होता है? इट इज द एवरेज एनर्जी पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दोनों का एनर्जी का एवरेज एनर्जी, एवरेज ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन्स. मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को जोड़ो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो भी चार्ज कैरियर से, आप बेहतर होगा कि हम ऐसे कहेंगे जो जो चार्ज कैरियर हो सकते हैं उनको लेके. तो एन टाइप केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो फेर्मी लेवल इज अबोव और क्लोज टू conduction band of energy, close to conduction band of energy. समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और पी टाइप के केस में, पी टाइप में केस में द फेर्मी लेवल इज क्लोज टू, क्योंकि इसमें होल्स ज्यादा होते हैं. और होल्स कहां पर होते हैं? दे आर इन द वैलेंस बैंड. इलेक्ट्रॉन जंप करके निकल गए है ना, तो वैलेंस बैंड में होल्स बहुत ज्यादा होते हैं. सो दे आर क्लोज टू वैलेंस बैंड ऑफ एनर्जी. बस खत्म हो गया. चार चीज याद रखे, एन टाइप पी टाइप के बारे में बन गया. इतना ही याद रखना है एन टाइप पी टाइप के बारे में. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इज ए पीएन जंक्शन. हाईलाइट द टर्म्स डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस एंड जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज ए पीएन जंक्शन पूछा जाएगा, बाकी चीज नहीं दिया जाएगा. मैं हाईलाइट किया मतलब आपका एक्सप्लेनेशन में ये सारे टर्म को आपको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना है और हाईलाइट करना है कि हाँ ये सब हम जानते हैं, है ना. जैसे बचपन में जब आता था गाय के लिए राइट एन एसे ऑन ए काउ, तो हम लोग क्या लिखते थे बताएं क्लास 2 में? काउ हैज 4 legs, 1 tail, 2 eyes, 2 ears, है ना, ऐसे लिख देते, चलता था. लेकिन अभी अगर कोई +2 में आया गाय के ऊपर कोई ऐसे लिखो तो आप ऐसे लिखोगे क्या? नहीं, कुछ दूसरा लिखोगे. तो एग्जैक्टली दैट वे जब कौन कौन चीजों को आप हाईलाइट करोगे जब पीएन जंक्शन पढ़ते वक्त, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में समझेंगे. पीएन जंक्शन बनता कैसा है पहले, हाउ इट इज फॉर्म्ड. हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द रिक्रिस्टलेशन पीरियड ऑफ ए सेमीकंडक्टर व्हेन यू ऐड एन टाइप डोपेंट, तो सॉरी पेंटावेलेंट डोपेंट, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है. ट्राइवेलेंट डोपेंट ऐड कर देते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है. अगर एक एंड पे मान लो कि एक जर्मेनियम क्रिस्टल है, वो रिक्रिस्टलाइज हो रहा है, एक एंड में पेंटावेलेंट डोपेंट दे देंगे, दूसरे एंड में क्या दे देंगे? ट्राइवेलेंट डोपेंट दे देंगे. तो ये एंड बन जाएगा पी टाइप, ये टाइप बन जाएगा एन टाइप. तो ये मैकेनिज्म क्या होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसमें होल्स हो जाएंगे. फिर क्या होगा आगे, उसी के बारे में पढ़ना है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए पीएन जंक्शन. जंक्शन कब कहते हैं? जब दो चीज एक जगह मिलते हैं. तो ये एक जगह है, इधर वाला एन टाइप पार्ट है, इधर वाला पी टाइप पार्ट है, दोनों एक जगह मिलेंगे. जहां पर मिलेंगे वो बाउंड्री पे होगा क्या, वो जंक्शन पे क्या होगा, वो सारे के बारे में अभी डिस्कशन करना है. तो थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको कि ये हो गया, मान लो कि जर्मेनियम क्रिस्टल जब ये मोल्टन स्टेट में है और रिक्रिस्टलाइज कर रहा है, अगर मैं इसको इधर कोई पेंटावेलेंट डोपेंट देता हूं
और इधर कोई ट्राइवेलेंट डोपेंट देता हूं, तो क्या होगा कि आप देखोगे कि यहां पर सब 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि पेंटावेलेंट का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो जर्मेनियम की 4 के साथ मिलके घर बसा लेंगे, 5वां तो बेकार बन जाएगा, बैचलर रहेगा। जबकि इधर जो बोरॉन है उसका 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब जर्मेनियम के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा टू सैटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। सो होल्स आर फॉर्म्ड। होल्स क्या है? इट्स ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अब्सॉर्ब 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करने की एफिनिटी आने के कारण हम कहते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज है नहीं, बस टू सैटिस्फाई द ऑक्टेट रूल ये एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रखेगा। सो हियर आर द होल्स। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिल नहीं रहे, और ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको घर बसाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? slowly these electrons will move towards the holes and they'll be getting absorbed in the holes. Absorbed नहीं कहते हैं, we say they get diffused into the holes. तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएंगे। मान लो यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल में आ गया, नाउ हियर विल बी अ होल अपीयरिंग। तो लगता है कि होल्स आर मूविंग, लगता है कि होल्स आर स्लोली मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इधर आ रहे हैं ऐसे लगेगा, जबकि होल्स नहीं आ रहे। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं टू सैटिस्फाई द ऑक्टेट रूल ऑफ दिस होल्स। आया समझ में? तो व्हाट विल हैपन, these holes will come here and now these holes will reach here with the affinity to absorb electrons। होगा क्या, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसके अंदर कूद जाएंगे, now they are diffused into the holes। तो यहां से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, और इधर का फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करके इधर जाने लगेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन ये हिस्सा में भी आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, तो इधर को कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गया। तो ये वाला पार्ट पहले न्यूट्रल था, फ्री इलेक्ट्रॉन थे लेकिन न्यूट्रल था, कुछ इलेक्ट्रॉन भाग गया इधर, तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो पेंटावेलेंट पार्ट है, नाउ दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड पॉजिटिवली चार्ज मींस एट हायर पोटेंशियल। ये हो गया हायर पोटेंशियल में, ये हो गया लोअर पोटेंशियल में, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। पहले ये पार्ट का चार्ज कितना था? 0, ये पार्ट का 0, लेकिन जैसे ही हम दोनों तरफ दे दिया और धीरे धीरे इसको ट्रांसफ्यूज होने के लिए अलाउ किए, डिफ्यूज होने के लिए अलाउ किए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्लोली मूविंग, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट ये वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करेगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा। जस्ट लाइक ए मैग्नेट, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है, तो ऐसे ही होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगेंगे, ये ज्यादा पॉजिटिव होने लगेगा, ये ज्यादा नेगेटिव होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन्स कूद के होल के अंदर जाने लगे। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल में है, लोअर पोटेंशियल में है, ये हायर पोटेंशियल में, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, एंड देयर विल बी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया क्या? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो लेयर है, लेयर ऑफ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ्यूज हो गए, उनको कहते हैं डिप्लीशन लेयर और जंक्शन। ये बन गया एक जंक्शन, जंक्शन पे दोनों एक दूसरे से मिले, ये हो गया जंक्शन। अच्छा, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये करीब करीब 0.3 वोल्ट का होता है, सिलिकॉन की बात करेंगे तो 0.67 और 0.7 वोल्ट का होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। बट देन दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल, सम इलेक्ट्रॉन्स हैज जंप्ड इनटू द होल्स। तो ये थिकनेस काफी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय डेल्टा V बाय डेल्टा x। डेल्टा V is small, 0.3 volt for germanium, 0.7 volt for silicon, but delta x is very very small. So ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, this may be of the order of 10 to the power 10 volt per meter like that. समझ में आ रहा है? A very strong electric field is developed. ठीक है, सारा चीज को फिर से एक बार कर लेते हैं, फिर लिखेंगे इसको। When during the recrystallization of a germanium crystal, if one end is added a pentavalent dopant and the other end is given a trivalent dopant, the former end behaves as a n-type semiconductor, the latter behaves as a p-type semiconductor. The free electrons from the n-type part slowly move and get
transfused into the holes of the p-type part. So there is a junction. Because of transfer of charge, free charge from n-type to p-type, ये हो गया n-type part, ये हो गया p-type part. हाँ, तो n-type से p-type जाने के कारण the n-type part becomes positively charged and this side becomes negatively charged. So this is a higher potential, this is a lower potential, a small potential difference is developed. The region in which the electrons diffuse into the holes is called the depletion layer. ये हो गया डिप्लीशन लेयर. और ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ उसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आया. बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहते हैं अभी बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे. बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड given by delta V by delta x that is directed from n-type part to p-type part. What is the direction of electric field at the barrier? Or you say it is from n-type to p-type. समझ में आया? The potential difference is very small, maybe 0.3 or 0.7 for germanium and silicon respectively, but the electric field developed is very high. Potential difference is very small, but then electric field is very high because d delta x is very small. Now once an electric field is established, when the next electron is trying to go in this electric field, passing through this electric field, ये electric field के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाने नहीं देगा. तो ये खुद के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उनको रोकने की कोशिश कर रहा है. कुछ इलेक्ट्रॉन से जाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. फिर एक समय ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तगड़ा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन खुद ही से इधर नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करना उनकी बस की बात अब नहीं रहा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको रोक रहा है, बैरियर बना रहा है, इसलिए इसको बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, डिप्लीशन लेयर, सारे ये जंक्शन के ऊपर ही कहा जाता है. क्या मेरी बात समझ में आया? यस. तो अब हमें जो चीजें समझ में आया उसको हम लोग लिखेंगे. सॉरी. During recrystallization of germanium or silicon, if one end is doped with pentavalent dopant and other end is doped with trivalent dopant, then the ends behave as n-type and p-type semiconductor respectively. पार्ट पार्ट करके लिख रहा हूं. The electrons, the free electrons of n-type part slowly move and get transfused into the holes of p-type part. पार्ट पार्ट करके इसलिए लिख रहा हूं कि डिपेंडिंग अपन कितना मार्क आया है, कौन से पार्ट से आप लिखोगे आप देखोगे.
और सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। द रीजन हैविंग holes with transfused electrons is called a junction or depletion layer। किसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं? वो रीजन जहां पर होल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घुस चुके हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। द ड्यू टू लॉस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द n type part becomes positively charged, and p type part becomes negatively charged। Thus there is a potential difference across the junction with n-type part at higher potential। This potential difference is barrier potential difference। Barrier potential difference समझ में आया? The value of barrier potential difference is 0.3 volt for germanium and 0.67 volt for silicon। समझ में आया? Potential difference is small but E within bracket delta V by delta X is very large। At the very large at the junction। वैल्यू में कुछ नहीं रखा है, इट में कुछ बुक में दिया होगा 10 पावर 7 वोल्ट, कुछ बुक में दिया होगा 10 पावर 10 वोल्ट, कोई फिक्स नहीं है। डिपेंड करता है कि किस किस्म की डोपेंट लिया गया है, कितना अमाउंट में लिया गया है, कितना बड़ा क्रिस्टल लिया गया है, तो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। बस ये पूरे चीज में से क्या याद रखना है? व्हाट इज स्मॉल अक्रॉस ए बैरियर पीएन जंक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ नॉन, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉल। समझ में ना? बस इतना याद रखने के लिए बताया गया। इज वेरी लार्ज एट द जंक्शन, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड prohibits further transfusion of electrons and p-n junction is formed।
इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक देता है और इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है। अब इलेक्ट्रॉन जाना आना बंद हो गया, सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ गया, हम कहेंगे पीएन जंक्शन बन गया। समझ में आ रहा है? आप सिर्फ पेंटावेलेंट डोपेंट दे रहे हो एक तरफ और ट्राइवेलेंट एक तरफ, और जो जंक्शन बनने के लिए कुछ समय लग रहा है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू फॉर्म इट। ये नहीं कि कंडक्टर सर्वर करके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उधर, इट टेक्स टाइम, स्लो मूवमेंट इन कोर्स ऑफ टाइम। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट बेस्ट मटेरियल जो भी लिया गया, जर्मानियम लिया गया कि सिलिकॉन लिया गया, उसके हिसाब से अब डोपेंट देके छोड़ दो। धीरे धीरे जब तक वो रिक्रिस्टलाइज होगा तब तक क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के साथ मिलकर घर बसा लेंगे और एक जंक्शन बन जाएगा। इट्स स्लो प्रोसेस, ठीक है, ये नहीं कि फटाक से हो जाता है। तो बस डायग्रामेट्रिकली अगर हम देखना चाहेंगे कि ये कोई एक पीएन जंक्शन है, आप चाहो तो थोड़ा सा फिगर बना सकते हो। और यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फिगर में याद रखो तो बढ़िया रहेगा। दे में आस्क यू, लेकिन पूछते नहीं है, एंट्रेंस वगैरह में पूछ सकते हैं। ये है जर्मेनियम क्रिस्टल, जर्मेनियम क्रिस्टल में हम इधर दिए हैं पेंटावेलेंट, ऐसे लिख देना, फिगर बना देने से काफी हो जाता है। और ये दे दिए इधर ट्राइवेलेंट, तो ये बन गया आपका पी टाइप, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा देना। और ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये बन गया, यहाँ पर कुछ होल्स आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ट्राइवेलेंट डोपेंट यूज किए हैं, तो कुछ होल्स फॉर्मेशन होने के कारण ये बन जाता है पी टाइप। फिर बीच में क्या दिखाना है आपको, सम होल्स जो इसकी इलेक्ट्रॉन को खा के यहाँ पर आके बैठ गए हैं। नाउ दीज आर द होल्स व्हिच हैव absorbed some electrons or rather the electrons have transfused into them, ऐसे करके दिखा देना। Now you see this is at higher potential और this is at lower potential, and क्या दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमको इसको EB लिखना है, ठीक है, we have to write this as EB, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? बस इतना फिगर कर लो, काफी है। क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन क्या है समझ में आया? तो इसमें से काफी चीजें आपको समझ में आ रहा है फिगर से। फिगर को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और जो आपको फिगर से समझ में आ रहा है वही लिख देना पीएन जंक्शन के लिए। आप फिगर को याद करो, फिर लिखो कि एक तरफ पेंटावेलेंट डोपेंट यूज किया जाता है, एक तरफ ट्राइवेलेंट डोपेंट यूज किया जाता है। तो जो एन टाइप बाद बीच की चीजें छोड़ दी, एन टाइप पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स जाके ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं होल में, एन टाइप पार्ट बिकम्स हायर पोटेंशियल, पी टाइप पार्ट बिकम्स लोअर पोटेंशियल, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हायर से लोअर की तरफ है। जो फिगर में दिख रहे हो उतना लिखो, इतना लंबा नोट्स मत लिखो, फिर भी यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम मार्क जो भी है। खाली फिगर को एक्सप्लेन कर दोगे इन 1 लाइन, 5 लाइन्स यू हैव टू राइट लुकिंग एट द फिगर, तो हो गया आपको। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली विल गेट 4 और मोर। समझ में आ रहा है? तो चीजों को समझने की कोशिश करना। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ए पीएन जंक्शन। नाउ लेट अस, व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन? एक्सप्लेन द IV कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज द नी पॉइंट, नी पोटेंशियल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है दोनों ही बोर्ड का, CBSE का भी आता है, CHSE का, ISE का, सबका आता है। तो ये समझना है ये चीज क्या है। फॉरवर्ड बायसिंग, व्हाट इज रिवर्स बायसिंग, ऐसे करके आएगा। बायसिंग, मान लो कि ये है आपका पीएन जंक्शन, और ये पीएन जंक्शन में हुआ है कि ये एन टाइप पार्ट है, ये पी टाइप पार्ट है, और यहाँ पर तो बैरियर बन चुका है, बाकी चीज को दिखाने की जरूरत नहीं। ये है पीएन जंक्शन। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन खा के मस्त बैठे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ ऐसा है, और फर्दर इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है, प्रोसेस स्टॉप हो गया। दिस इज ए कंप्लीट पीएन जंक्शन यू आर सीइंग। और जानते हो कि हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में समझने के लिए आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो, बट डोंट डू, आपके समझने के लिए वहां पर बता दिए कि हायर पोटेंशियल में ही, लोअर पोटेंशियल में। हाँ, प्रीवियस फिगर में कर सकते हैं कि दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बोल के मत सोचना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, खत्म। अच्छा, अब हुआ क्या कि हम चाहते हैं कि फर्दर इलेक्ट्रॉन जाए, लेकिन कैसे जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाने नहीं दे रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा कम कर देंगे तो इधर का जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके उधर चले जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा कम करेंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर से जाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन उधर होल के पास जाना चाहते हैं, बीच में ये खड़ूस खड़ा है, जाने नहीं दे रहा है। तो अगर इसको कम करेंगे धीरे धीरे तो इलेक्ट्रॉन फिर से जाने शुरू करेंगे, अगर इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देंगे तो फिर जोर से जाना शुरू करेंगे। गेटिंग? तो इसको घटाना है, मतलब हमें एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। वी हैव टू डेवलप एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। हम अगर ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो ये इसको घटाएगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें इसके क्रॉस में एक बैटरी बनाना है, और वो बैटरी का इधर होना चाहिए हायर पोटेंशियल, इधर होना चाहिए लोअर पोटेंशियल। तो क्या करते हैं, टू फॉर फॉरवर्ड बायसिंग हम क्या करते हैं, कोई बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को P के साथ कनेक्ट करते हैं। राइमिंग को याद रखो, पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ लगा तो बन गया फॉरवर्ड बायसिंग, नेगेटिव टर्मिनल N के साथ लगा तो बन गया फॉरवर्ड बायसिंग। तो अगर ये हम ऐसा एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। सपोज द वोल्टेज यू अप्लाई हियर इज ए वेरिएबल वोल्टेज। वेरिएबल वोल्टेज कैसे अप्लाई करेंगे, रियोस्टेट लगा के करेंगे इसको। आप चाहो तो मैं आपके लिए थोड़ा फिगर में बना देता हूं, लेकिन अननेसेसरली योर फिगर विल बी क्लमजी। आई विल ड्रॉ अनदर फिगर टू शो इट, और आई विल गो फॉर द अदर फिगर। यहां पर दिखा देता हूं दूसरे फिगर में, जब हम बैटरी की बात करेंगे ऐसे करेंगे। तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर हम लोग एक बैटरी ले लेते हैं, इसके क्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसे, है ना, और ये बैटरी से इसमें करंट जा रहा है। अब सोचो ये जो पॉइंट है ये एक मूवेबल वायर होता है, ये पॉइंट को ऊपर नीचे इधर मूव करवा सकते हैं। अब जो भी वोल्टेज दे रहे हो इसके क्रॉस में है, अब इतना रखे तो इतना सा वोल्टेज आएगा, इसको थोड़ा इधर ले आओगे तो ज्यादा वोल्टेज आएगा। मतलब दिस पॉइंट जॉकी पॉइंट P, इसको एकदम नहीं समझाना है, दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ डिस्कशन, खाली फिगर में दिखाना है कि वेरिएबल वोल्टेज देते कैसे हैं। अगर ये पॉइंट को हम इधर को ले आएंगे तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और ये हाई पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में, इसको इधर ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। कहने का मतलब है वोल्टेज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं बाय मेकिंग दिस मैकेनिज्म। कर सको तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी जैसे हम वोल्टेज देंगे ये हायर पोटेंशियल, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनने लगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो आपकी समझने के लिए हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल वोल्टेज आपने अप्लाई किया है। जो वोल्टेज इधर था वो था, इधर कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज हम दे रखे हैं, समझ में आया। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा। ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, EB माइनस दिस, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे घटने लगेगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। इफ आई वांट टू ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ करंट विथ दिस एक्सटर्नल वोल्टेज, मैं ड्रॉ कर रहा हूं करंट IV कैरेक्टरिस्टिक, ये डायग्राम को कहते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक। V मतलब द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। ध्यान रहे ये जो V है ये एक्सटर्नल वोल्टेज जो आप इसमें लगाए हो। हम लोग लिखे नहीं, अभी समझ रहे हैं, लिख लेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, साइलेंट पॉइंट को लिख लेंगे। जब एक्सटर्नल वोल्टेज 0 है, कोई करंट नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड काफी है रोकने के लिए, किसी को जाने नहीं दे रहा है। जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटने लगेगा, तो ये करंट भी तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक समय के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा। अब रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, तो अब क्या हो गया, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर होल से, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा शार्पली जाना शुरू करेंगे। सो यू सी आफ्टर सम वोल्टेज द ग्राफ बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि शार्पली बढ़ने लगा। और ऐसा नहीं, और भी शार्पली जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, तो ये और भी शार्पली जाता है ऐसे। समझ में आ रहा है, इट गोज वेरी शार्पली, इट राइजेस। जिस वोल्टेज के बाद ये शार्पली राइज करता है उस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज, नी पोटेंशियल, ठीक है। इसको कहो V0 क्या है, नी पोटेंशियल। वो पोटेंशियल क्या है, जब ये डिप्लीशन लेयर में था, क्या पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट, सपोज ये जर्मानियम का है, तो अगर उल्टे में 0.3 दे दिए तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो 0.3 से ज्यादा देंगे तो करंट शार्पली बढ़ेगा, 0.3 से कम देंगे तो करंट इतना कम बढ़ेगा कि हम कहेंगे कि करंट बढ़ नहीं रहा है। यू कैन सी दिस डायग्राम इज इन माइक्रो एम्पियर्स और मिली एम्पियर सपोज। तो इधर का जो करंट है इतना कम है कि अगर इसको आइडियल केस में हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, मतलब करंट को 0 दिखा देते हैं, जबकि करंट 0 नहीं है।
इतना छोटा सा है, तो मैं इसको इलाज करके दिखा रहा हूं कि यहाँ पे छोटा सा करंट है। इस पार्ट का करंट कितना है, यू कैन से 0। कहने के लिए कह सकते हो कि करंट 0 है, जबकि 0 नहीं है, थोड़ा सा कुछ करंट है। अब हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाए, ये करंट ऐसे शार्पली बढ़ने लगा। सो अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन? When positive terminal of a battery is connected to the p-type part and negative terminal is connected to the negative n-type part, the junction is said to be forward biased. खत्म। फिर क्या पूछा है, explain the IV characteristic. If the voltage of the batteries or potential difference across the battery is gradually increased, the current in the circuit increases slowly up to a small potential. Say it is 0.3 volt for germanium और 0.7 volt for silicon। अगर ये सिलिकॉन का बनाया हुआ है तो ये वोल्टेज कितना होगा, 0.7 वोल्ट। ये अगर जर्मेनियम का बनाया हुआ है, ये 0.3 वोल्ट। एंड बियॉन्ड दैट द करंट शार्पली राइजेस। डोंट एक्सप्लेन व्हाई हाउ, कुछ नहीं, वो हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज नी पोटेंशियल? द पोटेंशियल आफ्टर व्हिच द एक्सटर्नल पोटेंशियल आफ्टर व्हिच द करंट शार्पली इंक्रीजेस इज कॉल्ड knee potential. This potential is 0.3 volt for germanium and 0.7 volt for silicon. बस to the point लिखना है, ज्यादा फैला के नहीं लिखना है। समझ में आया? तो आपको फिगर समझ में आ गया, तो थोड़ा लिख लेते हैं इसको जो हमें समझ में आया। क्या था क्वेश्चन? व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? अच्छा, when a battery is connected across a PN junction, कैसे? With positive terminal connected to p-type part and negative terminal connected to n-type part, the junction is said to be forward biased. Draw the IV characteristic. उसके बाद में क्या पूछा है? Draw the IV characteristic. If the potential difference across the battery is varied, the variation of current through the junction. अच्छा, कोई इंटेलिजेंट मुझे बताएगा इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? पूछा नहीं, एंट्रेंस वालों के लिए बोल रहा हूं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं ऐसे, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो करंट कैसे जा रहा है? पी टू एन। ये करंट भेज रहा है, हम कहेंगे इसमें से करंट ऐसे ऐसे आ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पी टू एन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से कूद के होल में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो electrons are moving like this, so the current is in the opposite direction. Direction of current is opposite to flow of electrons, you know it. I hope it's clear. तो क्या पूछा है? Explain the IV characteristic. Explain करने का मतलब क्यों ऐसे हुआ, कुछ नहीं बताना है, just draw the diagram. वो most of the cases में explain नहीं लिखा होगा, लिखा होगा draw the IV characteristic, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए मिलेगा। तो what is forward biasing? Draw the IV characteristic. What is knee potential? तो 3 लाइन में आंसर आपका खत्म होता है। IV कैरेक्टरिस्टिक हम दिखा चुके हैं। The potential difference beyond which the current sharply increases is called नी पोटेंशियल। घुटनों की जैसे दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे नी पोटेंशियल। ज्यादा फैला के मत लिखो, गड़बड़ लिखोगे मार्क कट जाएगा, उतना लिखो फुल मार्क मिलेगा। सो कुड यू फॉलो व्हाट इज नी पोटेंशियल? अब अगर कोई कहेगा हाँ एक्सप्लेन करो, हमें टीचर बनना है आपका कॉपी देख के, तो एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है।
जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने लगेंगे वो घटने लगेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। बिलो नी पोटेंशियल द करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, हाँ ये लिख सकते हो, बिलो नी पोटेंशियल द करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, अबव नी पोटेंशियल द करंट इज एनॉर्मसली हाई, है ना। तो इसे कह सकते हैं बिलो नी पोटेंशियल करंट इज वेरी स्मॉल, ऐसे लिख सकते हैं। खत्म कहानी। देखो इतना ही तो लिखना है, फिगर दोनों बनाना है, ये दोनों फिगर बनाना है आपको, ये फिगर ऐसा फिगर बनाना है और ये डायग्राम करना है। और फिगर बनाने की ये दिक्कत हो रहा है तो इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, आपको आसान बनाने के लिए बताता हूं। शायद कुछ लोगों को फिगर याद रखने में दिक्कत हो रहा है, इसमें मार्क नहीं कटेगा अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो और इसके ऊपर एरो मार्क देते हो, वेरिएबल वोल्टेज, खत्म कहानी। एक वेरिएबल वोल्टेज, इजी हो गया डायग्राम। ये एरो मार्क का मतलब है दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी चेंज्ड। बस ध्यान रखना कि जो पी टाइप पार्ट है वो पी टाइप पार्ट इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। पी टाइप पार्ट इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ये, और एन टाइप पार्ट टू दी नेगेटिव टर्मिनल, ये ध्यान रखना। ये उल्टा कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ रहा है। बस व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन आईवी कैरेक्टरिस्टिक। एक्सप्लेन तो किया लेकिन लिखा नहीं, मैं एक्सप्लेन किया क्यों पहले धीरे धीरे रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक समय के बाद जब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है तब वो शार्पली इंक्रीज करता है, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भगाने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ इधर होल भी है। नहीं, आपकी घर से आपको मारपीट के भगाने की कोशिश कर रहे हैं और किधर, जिधर गुपचुप की दुकान है, तो फिर दोनों हो गया ना, उधर का भी अट्रैक्शन है, इधर घर से भी भगा रहे हैं, तो दोनों आपको और जल्दी ज्यादा प्रेरित करेगा आगे भागने के लिए। तो ये हो गया आपका पीएन जंक्शन। लेट अस सी नेक्स्ट, व्हाट इज रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड में अगर पी टाइप पार्ट को लगाए पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, एन टाइप पार्ट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो रिवर्स में क्या होगा, जस्ट उल्टा है। एक डायग्राम याद रखो, दूसरा बन जाएगा। इसमें क्या करना होता है भैया, इसमें होता है ये आपका हो गया पीएन जंक्शन, ये था एन, ये था पी, यहां पर बन गया था आपका डिप्लीशन लेयर, और यहां पर था क्या, डिप्लीशन लेयर में हरदम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखा देना, इलेक्ट्रॉन खा के चुपचाप बैठे, इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े, इधर 3 होल्स पड़े। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी दिखाना ईबी। अब आप चाहते हो कि उल्टा कनेक्ट करें, रिवर्स। फॉरवर्ड का तो मतलब समझ में आएगा, रिवर्स मतलब higher potential terminal is to be connected to the n type part and lower potential terminal is to be connected to the p type part। थोड़ा सुंदर बनाने के लिए कर रहा हूं, क्वेश्चन सही था, फिगर सही था, यस। The higher potential terminal is connected to n type part, lower potential terminal is connected to p type part, ये दिखाना है। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये एक्सटर्नल वोल्टेज यू आर अप्लाइंग, just show an arrow mark that it is a variable voltage that will produce an electric field। क्योंकि अभी ये इसके चलते ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही कुछ होगा। बात समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला काफी था, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता था, ये तो उसके साथ में आके खड़ा हो गया, नहीं? हाँ, तो फिर इलेक्ट्रॉन को तो इधर से उधर जाने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब कुछ भी वोल्टेज बढ़ाओ, क्योंकि इतना ही तो काफी था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, दिस प्लस दिस, और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और क्या जाएंगे, वो तो घर में ही रहेंगे। ये अकेला रोक रहा था, अब दोनों मिलकर रोक रहे हैं, तो और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। मतलब कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, देयर विल बी नो करंट। तो अगर इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक। मैं इसको लेफ्ट साइड में ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इधर वाला वोल्टेज पॉजिटिव था और अभी उल्टा वोल्टेज दिया जा रहा था, हम कहेंगे नेगेटिव है। तो ऐसा केस में तो आप देखोगे जितना भी वोल्टेज बढ़ाओ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब करंट फ्लो करता होगा बट इट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। आप इसको एब्सोल्युटली जीरो बोल सकते हो आइडियल केसेस में, ठीक है। तो ये माइक्रो एम्पियर में करंट जाएगा, बट यू नीड नॉट शो देम। आप ऐसे ही ड्रॉ करो सीधा चढ़ा के इसके ऊपर, जितना जाओ कुछ भी करंट नहीं हो रहा है। लेकिन
एक समय में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स थे वो कोवलेंट बॉन्ड्स टूटना शुरू करेंगे। किसका? बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड एक साथ टूट जाएंगे। बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड एक साथ टूट जाने के कारण बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाएंगे और मूव करना शुरू कर देंगे। तो सडनली यू विल सी एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक कोई करंट नहीं था, लेकिन सडनली एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट तो पूरा शार्पली से इंक्रीज करेगा। करंट शार्पली इंक्रीज करेगा। यू विल नोटिस ए डिफरेंस इन द टू डायग्राम्स। आई शुड एक्सप्लेन, आपको कोई पूछेगा नहीं। ये डायग्राम में ये जो करंट है इट इज ऑलमोस्ट ए वर्टिकल लाइन, जबकि ये प्रीवियस वाला केस में ये डायग्राम वाज नॉट ए वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाओ, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, दिस इज पासिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इतने सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग के कारण। अवलांच ब्रेकडाउन इसको कहते हैं। ये जो अवलांच ब्रेकडाउन हुआ ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये प्योर कंडक्टर जैसे बिहेव करना शुरू करता है। अब कंडक्टर के क्रॉस में आप कुछ भी वोल्टेज लगा दो, कुछ भी वोल्टेज लगा दो, तो आप देखोगे कि करंट इज वेरी हाई। सो वेरी हाई करंट इंक्रीज पासेस थ्रू दिस। ये वोल्टेज के बाद इतना थोड़ा सा, ये वोल्टेज के बाद ये चलना शुरू हुआ, थोड़ा सा मैं वोल्टेज बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, देखोगे वेरी शार्प करंट जाने लगा है। ये क्यों होता है? इसको कहते हैं अवलांच ब्रेकडाउन। मतलब बहुत सारे जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड्स थे अंदर वो सारे टूट गए, एक साथ ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, मासिवली इलेक्ट्रॉन सडनली मूव करने लगे, तो इसको कहते हैं अवलांच ब्रेकडाउन। एंड दिस वोल्टेज एट व्हिच इट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज। इसको क्या कहते हैं? VZ। लिखा तो नहीं है जेनर वोल्टेज, एनीवे क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है, हम लोग लिख देंगे। इसको कहते हैं जेनर वोल्टेज VZ। आया समझ में? हाँ, तो थोड़ा इसको लिखा जाए। इन दिस केस a potential difference is applied across the junction with positive terminal connected to which side? पॉजिटिव टर्मिनल किधर लगाएंगे? कनेक्टेड टू, याद तो रह गया होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव लगाते थे P के साथ, अब लगाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू यस टू N टाइप पार्ट। बारी बारी से लिखता हूं, ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर उसके बाद वो फिगर कर देना है। ठीक है, by increasing potential difference, no current flows through junction। कोई करंट नहीं जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, कोई करंट नहीं जा रहा है। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तीसरा हो गया at certain potential, certain reverse potential मतलब उल्टा डायरेक्शन में दे रहे हैं, और at certain potential, ज्यादा लिखने से कंफ्यूज होते हैं बच्चे। at certain potential the covalent bonds break and a large number of electrons suddenly start moving। This potential is called Zener potential।
beyond general potential beyond Vz, the current sharply increases. IV कैरेक्टरिस्टिक की सो अगर कंप्लीट IV कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया, कंप्लीट I वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछा गया तो आपको क्या करना है, दोनों को दिखाना है आपको, ड्रॉ, थोड़ा बढ़िया ड्रॉ करना। काफी बार ये भी पूछता है ड्रॉ दी IV कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू ए PN जंक्शन, तो आपको ये दिखाना है। इधर इस केस में फॉरवर्ड बायसिंग मोड में करंट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे इंक्रीज करता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। और रिवर्स डायरेक्शन में करंट तो पूरा का पूरा ऐसे जाएगा और काफी दूर जाने के बाद ये सडनली ऐसे फॉल करेगा। रिमेंबर ये जो पॉइंट हम लोग नी पोटेंशियल दिखाए थे, ये कितना था, करीब करीब ये 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट ये होता था V0, यो कि रफली कितना होता था, ये 0.7 वोल्ट चलो मानते हैं। जबकि ये जो जनरल पोटेंशियल है जहां पर अवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज से इट मे बी 21 वोल्ट 23 वोल्ट लाइक दस, मतलब ये गैप से ये गैप काफी ज्यादा दिखना चाहिए, जो कि मेरे फिगर में दिख नहीं रहा है। मेरे फिगर में ये अगर 0.7 है तो ये 21 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो द गैप मस्ट बी शोन अकॉर्डिंगली। थोड़ा ये ध्यान रहे कि वैल्यू, क्योंकि बोर्ड है तो बोर्ड में जगह जितना उसके हिसाब से किए, चाहो तो हम इसको और भी थोड़ा इधर सरका के और भी इधर इसको खींच सकते हैं, लेकिन 21 खींचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। सो यू से इट इज करीब, दिस इज कॉल्ड VZ जनरल वोल्टेज। तो ये पार्ट को छोटा रखना, मतलब थोड़ा सा जाने के बाद उठा दो इसको। हाँ, ये पार्ट को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट लाइक दिस, बस। और ये हो गया हमारा करेक्ट डायग्राम। अब ये वोल्टेज के बाद ये करंट शार्पली बढ़ने लगा है, दिस इज द डायग्राम यू हैव टू शो। कंप्लीट IV कैरेक्टरिस्टिक, हाँ समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज देयर इन द अलोंग द एक्स एक्सिस, इट इज द वोल्टेज हियर, द एक्सटर्नल वोल्टेज, दिस इज द करंट, द डायग्राम इज लाइक दिस। और ज्यादा अगर कंप्लीट IV ड्रॉ दी कंप्लीट IV कैरेक्टरिस्टिक खाली बोल दिया आपको 1 मार्क के लिए, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है। और यहाँ पर ये मेंशन करने के लिए भूलना मत कि ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड है, ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड है, ये रिवर्स बायसिंग मोड है। समझ में आया? ये जनरल ब्रेकडाउन के बाद अगर वोल्टेज को और बढ़ाएंगे तो करंट थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो बहुत ही शार्पली करंट बढ़ने लगेगा। और बहुत ज्यादा वोल्टेज को बढ़ा दी रिवर्स डायरेक्शन में, इतना ह्यूज करंट जाता है कि वो क्या करता है, जो ट्रांसफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स बैठे थे होल में अब्सॉर्ब होकर डिप्लीशन लेयर में, उसके अंदर से करंट जाता है तो टकरा के उनको तोड़ के खीन-भिन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, PN जंक्शन डिस्ट्रॉय हो गया। So that maximum reverse voltage this PN junction can sustain before rupturing its depletion layer is called peak inverse voltage, PIV। नहीं है कोर्स में, मैं बता दिया, ये नहीं कि कितना भी दूर बढ़ाओ करंट उतना जाएगा। अगर 21 वोल्ट है तो 25 वोल्ट कर दो तो ये गया, डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब इतना ज्यादा करंट जाएगा कि डिप्लीशन लेयर से होते हुए जाएंगे और लेयर में होल्स इलेक्ट्रॉन को लेके बैठे हुए थे, वो सारे को मार के तोड़ ताड़ के पूरा बिखेर देंगे सारा चीज। तो होगा क्या, द डिप्लीशन लेयर विल बी रिवर्स, मतलब डिस्ट्रॉयड एंड द प्रोसेस विल नो मोर बी यूजफुल। दैट PN जंक्शन ही नहीं रहा। लेकिन अगर 21 वोल्ट है, आप 21.1 वोल्ट तक गए, 21.2 वोल्ट तो गए, तो करंट तो बढ़ेगा, फिर से वोल्टेज घटाओ फिर से आएगा। दिस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा होने से क्या होता है, ये
इतना ज़्यादा करंट होता है कि ये तोड़ देता है आपका डिप्लीशन लेयर को, तो पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज इतना ये सस्टेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। पी इनवर्स वोल्टेज, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, कोर्स में नहीं, समझ में? तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन। समझ में आया क्या? यहां तक की चीजें तो आपको समझ में आया। Should I continue with the classes or any other classes are there? Roshan, do you have any class now? No sir. Should I continue or should I stop? Yes sir, continue. Okay, fine. तो कितने बजे तक है कंटिन्यू करना? और आधा घंटा की खत्म करेंगे, कल खत्म करेंगे, आज ज्यादा पढ़ ली, एज यू विश। आज ही खत्म कर दे। बढ़िया। तो फिर यू विल हैव टू वेट अप टू 7:30। इजी ओके। चीजें बहुत आसान है, और जो मैं बता रहा हूँ आज की क्लास में 2-3 मार्क तो आएगा, और यही में तो एंट्रेंस वगैरह में तो आता ही रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हूँ सब आज, ठीक है? नेक्स्ट, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट 3 मार्क वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। ये पीएन जंक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग मोड में तो करंट आसानी से फ्लो कर रहा है, रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन में अगर हम ऐसा बैटरी लगाते हैं तो करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर उल्टा बैटरी लगाते हैं तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द पीएन जंक्शन। जैसे कोई रेजिस्टेंस ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें ऐसे लगाओ देयर विल बी करंट, ऐसे लगाओ देयर इज नो करंट, क्योंकि ये तो रिवर्स मोड में है, रिवर्स बायसिंग मोड में है। ये जो प्रॉपर्टी है कि दोनों तरफ से बराबर बिहेव नहीं करता है, उसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द पीएन जंक्शन। ड्यू टू दिस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन, दिस कैन बी यूज्ड एज ए डायोड। पहले भाग डायोड्स थे, डायोड्स ट्रायोड्स ये सब थे आपके कोर्स में, अब वो सब नहीं है। क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था, वो भी निकाल दिया। डायोड में होता क्या था कि देयर वाज ए कैथोड, देयर वाज ए एनोड, एंड यहाँ पर हमने क्या करते थे, हमने यहाँ पर ऐसा एक बैटरी लगाते थे, और ये जो ये हमारा कैथोड है, मेटल प्लेट है, कैथोड है, ये एनोड है, इसके ऊपर कुछ बेरियम ऑक्साइड का कुछ कोटिंग दे देते थे और इसको गर्म करते थे। पीछे से गर्म करो तो इसमें से थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को ये एनोड की तरफ खींच के ले जाता था। तो व्हेन यू अप्लाई ए वोल्टेज लाइक दिस, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस व्हिच विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डायरेक्शन एंड ए करंट विल फ्लो। अभी अगर ये बैटरी को हम उल्टा लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को भगाएगा कहाँ, तो रोकने की कोशिश करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको कहते हैं डायोड। डायोड मतलब डाई इलेक्ट्रोड, तो डायोड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रोड है इसमें, ठीक है, 2 प्लेट्स। तो ये जो हमारा पीएन जंक्शन है, ये भी ऐसे डायोड जैसे बिहेव करता है, क्योंकि वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, अदर डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन हम चुंबक से इसको लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, एज इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड the PN junction behaves as conductor। क्योंकि कंडक्टर में जैसे वोल्टेज अप्लाई करो करंट फ्लो करता है। एंड रिवर्स बायसिंग मोड it behaves as insulator। What is the resistance in forward biasing mode? 0। What is the resistance in reverse biasing mode? Infinite। कुछ भी करंट वोल्टेज लगा दो, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी आया है, ध्यान लो, लिखे नहीं हम लोग, तुम लोग सुन लो। पीएन जंक्शन का व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायसिंग मोड? आप कहोगे 0,
कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। अब वो 0.3 वोल्ट तक तो सर करंट नहीं फ्लो करता है, छोड़ो मारो गोली। हम अगर 200 वोल्ट अप्लाई करें या 12 वोल्ट या 25 वोल्ट अप्लाई करें, उसके सामने 0.3 वोल्ट का कोई मायने ही नहीं है। हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग मोड में इसका रेजिस्टेंस 0 है। रिवर्स बायसिंग मोड में कितना भी वोल्टेज लगा दो करंट फ्लो नहीं करता है, तो हम कहेंगे इट बिहेव्स एज ए इंसुलेटर और रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। एज इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड PN junction behaves as conductor and reverse biasing mode it behaves as insulator. Therefore, it can be used. Therefore, it can be used as a diode. A diode. तो हमारा जो पीएन जंक्शन था ऐसा, ध्यान से देखना, यहाँ पर छोटे छोटे एक दो ठो न्यूमेरिकल आएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, तो समझोगे तो कर पाओगे। बहुत सिंपल है। ये ऐसा है, सपोज ये एक पीएन जंक्शन है, ये एन टाइप पार्ट है, ये पी टाइप पार्ट है, और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर्स ऐसे बन गए हैं। तो अगर हम जानते हैं कि इसमें करंट कैसे जाता है, करंट कैन फ्लो लाइक दिस, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे जाता है फॉरवर्ड बायसिंग मोड में। फॉरवर्ड बायसिंग मोड में ये हायर पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। बैटरी अगर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट ऐसे जाता है। इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट बाय लाइक दिस, दिस इज द सिंबल ऑफ ए डायोड। मतलब ये जो एरो मार्क दिख रहा है आपको, दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इसमें भी करंट ऐसे ही जाता है। मतलब अगर ये सिंबल को हम पीएन जंक्शन की रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे तो ये डंडा वाला पार्ट क्या है, एन टाइप पार्ट, ये ब्रॉडर पार्ट क्या है, पी टाइप पार्ट, करंट विल फ्लो लाइक दिस। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात समझ में आया? ड्रॉ दिस सिंबल फॉर ए जंक्शन डायोड। तो आपको ये करना है, उसके नीचे ये करना है, एन के नीचे इसको रखना है, पी के नीचे इसको रखना है। समझ में आया? अच्छा, तो यहां पर मुझे क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा जाना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए। व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग डायोड्स आर इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड? मैं आपको कुछ फिगर दे रहा हूं, देख के बताना है। जैसे ये एक डायोड दिया गया है, ऐसे दिया गया है, और ये लगा है ऐसे। ये सिंबल का मतलब हो इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड दिस इज गिवन 0 पॉइंट और से इट इज 1 वोल्ट, ऐसे दिया है। दूसरा फिगर दिया है, दूसरा फिगर में ये डायोड ऐसा दिया है, दिया है ये 1.6 वोल्ट, और ये दिया गया है 2.3 वोल्ट। तो फिगर को ध्यान से देख लेना और बताना इनमें से कौन कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग मोड में है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है कहानी, ठीक है। तीसरा फिगर, ये एक डायोड है जिसमें ये दिया गया है 0.5 वोल्ट माइनस, और ये है कनेक्टेड टू ग्राउंड। नेक्स्ट वाले में कुछ ऐसा दे देते हैं। ये सारा केसेस में आपको बताना है कि कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग मोड में है। ये मैं जो आपको दे रहा हूं ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, एंट्रेंस का क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका -0.8 वोल्ट, -0.1 वोल्ट।
ये आपको 4 डायोड दिए गए हैं, आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन कौन फॉरवर्ड बायसिंग मोड में है। सिंपल सा चीज है, ये डायोड का फिगर को देखिए और समझिए कि जो एरो मार्क दिख रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो करेगा तो इधर को करेगा, उल्टे डायरेक्शन में नहीं कर सकता क्योंकि डंडा है। ये फिगर को याद रखो, फिगर को ऐसे इंटरप्रेट करो, ये एरो मार्क ऐसे दिया है ना, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, उल्टे डायरेक्शन में कर नहीं सकता है। ये आपको समझ में आना जरूरी है। अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा कब? जब फॉरवर्ड बायसिंग मोड में होगा। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, तभी ना करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कर रहा है मतलब फॉरवर्ड बायसिंग मोड है, फॉरवर्ड बायसिंग मोड है मतलब करंट फ्लो करेगा, दोनों चीज बराबर है। अब सोचिए तो ये जो ग्राउंड के साथ लगा है मतलब पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट। ये 1 वोल्ट, ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ। करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, क्या कर सकता है? हाँ, ये तो इधर जाने देता है। सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग मोड। क्या मेरी बात समझ में आया? दूसरी केस में देखिए, ये केस में देखिए और बताइए ये बी क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग मोड में है कि रिवर्स बायसिंग मोड में है? ये हायर पोटेंशियल में है, करंट उल्टा जाने की कोशिश करेगा। ये लोअर पोटेंशियल है, करंट तो ऐसे जा नहीं सकता। करंट कब नहीं जाता है? जब वो रिवर्स बायसिंग मोड में है। इस केस में देखिए ये है 0 वोल्ट, ग्राउंड है, 0 वोल्ट है और ये -0.5 है, तो करंट तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। करंट ऐसे जाना चाहेगा, जा पाएगा क्या? हाँ जा पाएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो आप कहोगे ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? नाउ इट इज जॉब ऑफ योर्स, टेल मी द लास्ट केस। फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है -0.1, ये -0.8 माइनस है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड है। खत्म कहानी। क्या बात समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सीबीएसई वालों को पूछते हैं, सीएचएसई वालों को नहीं पूछते हैं वो क्वेश्चन। यहां पर कोई एक बैटरी ऐसे लगा है, डायोड ऐसे लगा है और यहां पर ऐसा एक रेजिस्टेंस लगा है और यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस लगा है और यहां पर ऐसा एक डायोड लगा है और एक तीसरा रेजिस्टेंस लगा है ऐसे, और यहां पर कुछ वोल्टेज अप्लाई किया गया है। पूछा है बताओ फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, वैल्यूज दिया हुआ है, ये डायोड 1 है, डायोड 2 है, एंड एक्सप्लेन योर आंसर। ऐसे करके लिखना है। ये रेजिस्टेंस को ले लो समथिंग लाइक से समथिंग लाइक 2 ओम, ये हो गया समथिंग लाइक 4 ओम, ये हो गया समथिंग लाइक 5 ओम, ये हो गया समथिंग लाइक 10 वोल्ट। फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। कितना सिंपल है। फाइंड, क्वेश्चन क्या है? फाइंड करंट सप्लाइड बाय बैटरी। आप क्लियरली देख रहे हो कि ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में है। 1 बाय 1 चेक करते हैं। डायोड D1 के लिए, D1 का ये पॉइंट हायर पोटेंशियल में, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल में, ये कौन सा मोड में है? फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, करंट ऐसे जाना चाहेगा और जा भी पाएगा क्योंकि एरो मार्क ऐसे दिया है, मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड हो गया। क्या लिखना है? हियर D1 is in forward biasing mode. What about D2? Diode 2. It is in reverse biasing mode. D2 is in reverse biasing mode. मतलब इसके अंदर से अब क्या करंट जा रहा है? ये वायर में करंट जा रहा है, सॉरी ये वायर में रिवर्स बायसिंग मोड में, तो क्या करंट जा रहा होगा? 0, कोई करंट नहीं जा रहा है। और हम पहले भी जानते हैं जिसके अंदर से करंट नहीं जा रहा है और रहे ना रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भूल जाओ, ये रहे नहीं, करंट नहीं जा रहा है। अब इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जाएगा? तो ये करंट जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये करंट जा रहा है तो ये 2 ओम है, ये 5 ओम है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? तो हम कहेंगे इसको चलो I1 कहते हैं और ये I2 है, ये I3 है। हियर अगेन I1 कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट तो जा रहा है ना,
ये सपोर्ट कर रहा है, करंट जाने में मदद कर रहा है, कंडक्टर जैसे बिहेव कर रहा है। 10/2 पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 V/2 इज 5 एम्पियर्स। व्हाट इज I2? I2 तो हो गया 0 भैया, क्योंकि रिवर्स बायसिंग मोड में है। I3 क्या है, I3 इज, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और ये 5 ओम है, 10/5 इज 2 एम्पियर। सो I इज I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आया? And this comes out to be something like 5 + 2 7 एम्पियर। समझ में आया? ये बात है। तो डायोड के बारे में जो थोड़ा सा बताया ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, मेन क्वेश्चन में वापस चलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। हाँ, ये सोल्यूशन था। रेक्टिफायर क्या होता है? तो आई वुड नाउ लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन। पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर दो किस्म के होते हैं। रेक्टिफायर का सोल पर्पज होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एसी में आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, डायरेक्शन बदलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डायरेक्शन मैटर करता है। एक डायरेक्शन में फ्लो करता है तो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑलमोस्ट सारे, जहाँ पर सिग्नलिंग की बात नहीं है वहाँ पर दे आर यूजिंग डीसी। ठीक है, डीसी यूज करते हैं। आपका कंप्यूटर में भी एक SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई, आप देखो दैट कन्वर्ट्स इनटू डीसी एंड सप्लाइज टू द बोर्ड्स, मदरबोर्ड को। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डीसी में काम करता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली जो मैकेनिज्म है उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और डायोड को हम रेक्टिफायर जैसे और पीएन जंक्शन को हम रेक्टिफायर जैसे यूज कर सकते हैं। ये रेक्टिफायर दो किस्म के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कन्वर्सन फ्रॉम एसी टू डीसी। लिखना नहीं, मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है, खाली समझने के लिए। फ्रॉम एसी टू डीसी। अच्छा, ये जो रेक्टिफायर होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब इनके बारे में थोड़ा देखना है कि क्या है, कैसा है। ये रेक्टिफायर दो किस्म के होते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब जो इनपुट वोल्टेज होगा एसी, वो दिखने में ऐसा है। ये इनपुट वोल्टेज है। कौन है ये? वोल्टेज है। और जो आउटपुट वोल्टेज होगा रेक्टिफिकेशन के बाद, मतलब इसको डालेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में तो मिलेगा क्या? मिलेगा वही फिगर को ड्रॉ करना है। ये है एसी, इनपुट एसी। डीसी कैसे होगा? आप देखोगे इसमें जो जो पार्ट में नेगेटिव करंट जा रहा था वो पार्ट गायब हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट इज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ पार्ट गायब हो गया, आधा गायब हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? जो इनपुट होता है वो कुछ तो ऐसा तो हुआ ही जैसे इसमें था। किसको लेके भाग गया ये? हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, ये एफ का डंडा को लेके भाग गया। ठीक, ये डंडे को होगा। ठीक, ये हाँ, ये हो गया इनपुट। अब इसमें जो आपका रेक्टिफिकेशन होगा उसका आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट में क्या होगा? ये फुल वेव रेक्टिफायर है। मतलब होगा क्या? ये जो डायग्राम था इसी को दोबारा ड्रॉ करो।
इसमें निचला ऐसा गायब हो गया है। अब ऐसा वाला इनपुट दोगे तो ऐसा वाला आउटपुट पाओगे। समझ में आ रहा है? इसका आधा चॉप्ड आउट था, इधर आधा पार्ट को स्क्यू कर दिए, रोटेट कर दिए, आधा लोअर हाफ पार्ट इस ऊपर आ गया, मतलब सारा वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हो गया, काम हुआ रेक्टिफायर का। हम क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू यूज ए पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, ये चीज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अभी। क्या मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूं? क्या है, कोई कुछ नहीं बोला? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? मतलब हाफ वेव रेक्टिफाई होके समझ में आ रहा है कि फुल वेव रेक्टिफाई होके समझ में आ रहा है? नहीं सर, अभी तक तो वही समझ में नहीं है। अरे फुल वेव में सारा हिस्सा है, हाफ वेव में आधा पार्ट गायब है। तो क्या समझ में आया, फुल वेव रेक्टिफायर जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा? फुल वेव। अच्छा, चीजें समझ में आया। चलिए आप यूज करते हैं कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दोनों मिलके आएगा तो इट विल कम फॉर 5 मार्क्स, 26 वालों का। ठीक है, और एक पूछेंगे तो 2 मार्क का। ड्रॉ दी डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ यूज ऑफ ए डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन द प्रोसेस। खत्म, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ये कुछ दूसरा है, ये पीएन जंक्शन एज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे करेंगे। कुछ लोगों का तो अब मतलब वो डायोड तो ऐसे होता है, शुरू में क्लास में जब बैठे थे दे वर बिहेविंग एज ए कंडक्टर, कुछ भी वोल्टेज अप्लाई करो करंट फ्लो करता था। अभी वो डायोड जैसे बिहेव करने लगे हैं। और कुछ लोग तो ऐसा बैठे हैं, 2 डायोड लगा के, ना इधर से करंट जाएगा ना उधर से करंट जाएगा, और तो बैठे हैं बिंदास, नहीं ना इधर से करंट भेज सकते हो ना इधर से करंट भेज सकते हो, ये ऐसे करके बैठे हैं। और मैं नाम बताऊं क्या, कौन कौन? जब भी यहाँ पर मैं कोई दुख भरी कहानी बताऊंगा, पता चला वहां पर कोई हंस रहा है, मतलब वो मेरे साथ नहीं है। या पर कोई मजाक वाला चीज बोला, वहां पर देखा हुआ ऐसे करके देख रहा है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बी ए अलर्ट पार्टिसिपेंट इन द क्लास। पीएन जंक्शन एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, वी टेक ए रेजिस्टेंस, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल सर्किट कुछ हो नहीं सकता। वी कनेक्ट ए डायोड, देखो मैं कैसे डायोड को कनेक्ट किया हूं, ऐसे, मतलब आई अलाउ ए करंट टू गो लाइक दिस, और यहां पर मैं बैटरी को लगाया और द वोल्टेज को लगाया ऐसे। ये क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो है आउटपुट, ये भी इनपुट। और आप जानते हो कि ऑल्टरनेटिंग है, तो कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है कि नहीं, ऐसा है। अब ये हाल में जब ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये निचला वाला हिस्सा नेगेटिव है, तो ये हायर पोटेंशियल में हो गया, ये लोअर पोटेंशियल में हो गया, करंट फ्लो करने लगा और ये कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगा। तो इसके क्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कोई एक रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस में 5 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 5 वोल्ट, है कि नहीं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही मिलेगा यहां पर। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल, करंट ऐसे भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर डंडा है, करंट को जाने नहीं देता है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो क्या वोल्टेज मिलेगा, 0। सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल देयर इज ए वोल्टेज, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल देयर इज नो वोल्टेज। समझ में आया क्या? तो डायग्राम कितना सिंपल है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। और जब भी आप कोई ऑल्टरनेटिंग सोर्स लिखते हो, उसमें क्या होता है, आप जानते हो कि पोलैरिटी कंटिन्यूअसली बदल रहा है, फिर भी हम एक प्लस साइन नाम देते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में दिखा रहे हैं। क्या लिखेंगे, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल
पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ वी इन मतलब इनपुट वोल्टेज, द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। बस वो लोग तरस रहे हैं आपसे ये सब चीजें सुनने के लिए, टेक्निकल टर्म्स को यूज करना है, डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड, पॉजिटिव साइकिल, ऐसे करके इज फॉरवर्ड बायस्ड। बस ये सब लिख देने से ज्यादा मार्क मिलता है, मतलब दे विल बी गेटिंग द कीवर्ड्स को यूज किया है कि नहीं किया। अब लिखोगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं करता है, बात तो सही है पर टेक्निकली यू आर नॉट टेलिंग, है ना। अच्छा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड and for negative half cycle the diode is reverse biased। खत्म कहानी, और कुछ नहीं लिखना है, डायोड इज रिवर्स बायस्ड, बाकी की कहानी उनको आता है। तो आपको यहाँ पर V in और V out का डायग्राम दिखा देना है। ये हो गया V in, कैसा है भाई, ये ऐसा है, और V out कैसा है भाई, V out खत्म। पी एन जंक्शन इज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बात समझ में आया? इतना ही लिखना है बस, ज्यादा फैला के मत लिखो, ज्यादा जानेंगे इन लोगों को कुछ नहीं आता है, वो ज्यादा जितना ज्यादा लिखोगे उतना गलत सलत लिखने की ज्यादा चांसेस है, उतना ही लिखो, खत्म कहानी। नाउ पीएन जंक्शन इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। पीएन जंक्शन एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। काफी बुक में दोनों मेथड नहीं दिए हैं, एक एक मेथड दिए हैं, और एनसीईआरटी में दोनों मेथड नहीं दिया है, एक ही मेथड दिया है। बट दोनों मेथड जान लो, बहुत आसान रहता है समझने के लिए, दोनों मेथड बता देंगे। पहले बुक वाला मेथड, सर्किट ही तो ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सर्किट ही ड्रॉ करना है। मान लो कि कोई एक ट्रांसफार्मर है जो आपको एसी दे रहा है, और आपकी घर में मान लो कि कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर रहे हो, मोबाइल चार्ज कर रहे हो, तो क्या होगा, मोबाइल चार्जर में जो आउटपुट मिलता है वो डीसी है, तो फिर आपके घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, तो जो चार्जर है उसको लगाते हो, दैट इज ए स्मॉल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 220 वोल्ट को ले आया वो 5.1 वोल्ट में, 5.2 वोल्ट में, लाइक दैट, ज्यादा ज्यादा 5.5 वोल्ट, जिसको हम हाई स्पीड चार्जर कहते हैं। अब ये हो गया आपका आउटपुट साइड, मतलब यहां से जो वोल्टेज मिल रहा है उसको रेक्टिफाई करना, ये तो आ रहा है सप्लाई वहां से, ठीक है। सॉरी नहीं हो रही, आधा घंटा लगे नहीं, आधा घंटा लगे, सॉरी। अब क्या है कि आपको डीसी डेवलप करना है, तो यहां पर इसको यहां से मिडिल पॉइंट से एक वायर निकालते हैं जिसको कहते हैं सेंटर टैपिंग। सेंटर से टैप आउट कर गया तो सेंटर टैपिंग कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक डायोड ऐसे लगाते हैं, और इसके साथ एक डायोड ऐसे लगाते हैं, और यहां पर इसको जोड़ दिया जाता है, यहां से एक टैपिंग लाते हैं ऐसे, और ये हो गया रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस में जो वोल्टेज मिलेगा उसको आप कहोगे आउटपुट वोल्टेज। कॉल दिस D1 एंड D2, दो डायोड लगे, ये हो गया सर्किट।
और ये प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कपल्ड विद द सेकेंडरी साइड बताने के लिए हम लोग यहाँ पर ये टेक्निकल सिंबलिज्म है, ऐसे दो लाइन खींच लो कि दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड, दिस टू कॉइल्स प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड द सेकेंडरी आर मैग्नेटिकली कपल्ड, दो लाइन ऐसे खींच दो, ये हो गया कंप्लीट डायग्राम, खत्म, रट्टा मार दो 2 बार। कैसे काम करता है बताने के लिए 2 लाइन लिखेंगे, ज्यादा नहीं, पहले आपको समझा देते हैं। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, ट्रांसफार्मर है, तो कभी ये हायर पोटेंशियल में होगा, कभी ये लोअर पोटेंशियल में होगा। जब ये हायर पोटेंशियल में होगा तो करंट ऐसे आने की कोशिश करेगा, और ये तो अलाउ करता है करंट को, ये करंट को छोड़ेगा, करंट आएगा इधर आएगा, लेकिन इधर आएगा तो देखेगा डंडा है, करंट ऐसे तो नहीं जा सकता। द करंट कैन नॉट गो लाइक दिस, यहां से निकला ऐसे आया, इधर से तो नहीं जा सकता, तो इधर से अपना रास्ता कंप्लीट करेगा। मतलब जब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इसमें करंट ऐसा है। जब ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, घूम के आने की कोशिश करेगा, लेकिन डंडा में तो नहीं जा सकता, ये इधर से आएगा। मतलब ये हायर हो या लोअर हो, करंट इज ऑलवेज लाइक दिस। समझ में आया क्या? ये बात हुआ। तो समझा के लिखने के लिए क्या लिखेंगे, हम तो कम लिखने की आदि है, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस साइन दे देते हैं एक तो बताने के लिए कि इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इतना सारा चीज करने के बाद थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर सी, एक पॉइंट सी लिख दो, हियर सी इज द सेंटर टैप, थोड़ा ये यूज करना वर्ड को, सी इज द सेंटर टैप, मतलब सी इज द सेंटर टैप, मिड पॉइंट से उसका कनेक्शन ले लिया गया। आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस ए बी, पहला लाइन। दूसरा लाइन, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब जो इंस्टेंट दिखाया गया है, बताओ जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आउट ऑफ D1 एंड D2 व्हिच वन इज फॉरवर्ड बायस्ड, व्हिच वन इज रिवर्स बायस्ड? D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D2 इज रिवर्स बायस्ड, मतलब करंट तो आएगा लेकिन इधर से जाएगा, इधर से नहीं जा सकता, करंट ऐसे ऐसे घूमेगा। D1 is forward biased, so the current through R is from B to A, ठीक है। For positive half cycle D1 is forward biased, बस यही सब देखेंगे, मार्क मिलेगा, is forward biased and D2 is reverse biased and current through R is B to A. And I want you to write or form the statement for the negative half cycle. For negative half cycle, आगे की चीज आप लिखिए। D1 is negative half, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, करंट डायरेक्शन उल्टा हो गया। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल कौन फॉरवर्ड बायस्ड में रहेगा, कौन फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा? जब ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस्ड कौन होगा, D1 की D2? D2 will be forward biased, D1 will be reverse biased, वही लिखना है। एंड करंट विल बी फ्रॉम R में करंट क्या होगा, डायरेक्शन A to B और B to A, पहले था B to A, अब कैसे होगा, सेम B to A। पहले जब करंट इधर से आता था ऐसे ही तो जाता था, इधर से आएगा तो ऐसे ही जाएगा, ऑलवेज B to A, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेजिस्टेंस इज सेम, इट इज नॉट चेंजिंग। इसलिए जो वोल्टेज मिलेगा वो DC मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज बराबर रहता है, डायरेक्शन ऑफ करंट बराबर रहता है। समझ में आया? तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल आपके लिए छोड़ दिया गया, क्या कहोगे, D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D1 इज रिवर्स बायस्ड एंड करंट थ्रू R इज B to A, ठीक है। लास्ट पॉइंट को छोड़ना मत, पक्का लिखना। 10 डायरेक्शन ऑफ करेंट in R is always
ऑलवेज द सेम। बस फिगर भूलना मत, मार्क कट जाएगा। ये हो गया इनपुट वोल्टेज और ये आप ड्रॉ कर रहे हो आउटपुट वोल्टेज। नेवर मिस दिस डायग्राम। इनपुट वोल्टेज ऐसे था, आउटपुट वोल्टेज ऐसा है, खत्म कहानी। ये हो गया इनपुट, ये आउटपुट, बीच में क्या लगा? रेक्टिफिकेशन। क्या लगा? फुल वेव रेक्टिफायर। इट इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। आया समझ में? ठीक है, ये रेक्टिफायर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएन जंक्शन की चैप्टर में ये सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, दो छोटे छोटे चीजों को हम लोग, ये फॉरवर्ड, दूसरा चीज होता है कि एंट्रांस वालों के लिए द रेक्टिफायर यूजेस द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। जेनर डायोड यूजेस ए रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि वेर यूजिंग इट इज ए रेक्टिफायर, हम लोग क्या देखे? जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक था कैसे था? ऐसे था। हम ये जोन को यूज कर रहे हैं फॉर डायोड, खाली ये जोन को यूज करेंगे तो इट विल बिहेव एज कंडक्टर, खाली ये जोन को यूज करेंगे तो इट विल बिहेव एज इंसुलेटर, और अगर ये जोन को यूज करेंगे तो उसको कहते हैं जेनर फॉर वोल्टेज स्टेबिलिटी। एक पर्टिकुलर कुछ भी वोल्टेज लगा दो, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड है। समझ में आया? ये बात है। ये हो गया। अरे कहाँ गया? सोलर एज ए सोलर सेल, पीएन जंक्शन का दूसरा यूज। इसमें क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं कि ये हो गया आपका पीएन जंक्शन, और इसमें ये एन टाइप पार्ट है, ये पी टाइप पार्ट है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से, इधर होल से, इलेक्ट्रॉन होल में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, क्योंकि बीच में ये जो डिप्लीशन लेयर बना है और ये डिप्लीशन लेयर के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है जो जाने नहीं देता है। अगर इसको हम एक्सपोज करते हैं बाय टेकिंग सुइटेबल डोपेंट एंड सुइटेबल मटेरियल, इसको अगर सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो द फोटोन्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, वो इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं कि इस बैरियर को जंप करके इधर को आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है? थोड़ा एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नाउ इट बिहेव्स एज ए बैटरी। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। नाउ इट बिहेव्स एज ए सेल। इसको अगर हम पीछे एक रेजिस्टेंस के साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दी नेगेटिव चार्ज जो था एक्स्ट्रा, वो इधर से फ्लो करके ऐसे आ जाएगा। इट विल बिहेव एज ए बैटरी। समझ में आ रहा है? तो ए पीएन जंक्शन कैन बी यूज्ड एज ए सोलर सेल। मैं क्यों जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ? क्योंकि समय कम है और आपको एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उसको बताना है। सो यूजेस क्या है? यूजेस पीएन जंक्शन का, इट कैन बी यूज्ड एज ए डायोड, इट कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, इट कैन बी यूज्ड एज ए सोलर सेल, इट कैन बी यूज्ड एज ए एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। अगर हम सुइटेबल मटेरियल लेते हैं लाइक गैलियम आर्सेनाइड टाइप का चीजें, तो उसमें क्या देखोगे कि ये जब यहाँ से जब उसको वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग मोड में जब इसके अंदर से करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल जंप ओवर दिस एंड दिस इज ए वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जो वोल्टेज हम अप्लाई किए वो वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, वो डिफरेंट कलर की होते हैं। तो रेड कलर का एलईडी, ब्लू कलर का एलईडी, अलग अलग कलर का एलईडी निकलता है। आजकल तो बहुत डिफरेंट कलर की एलईडी भी आने लगे, अब बहुत कॉस्टली एलईडी भी आने लगे। पहले एक रुपया का एलईडी आता था, अब तो एक एलईडी का कॉस्ट 100 रुपीज से ऊपर आया। इतना ज्यादा ब्राइट लाइट वहां से निकलता है। लाइट emitting diode. So what are the different uses of a PN junction? As a Zener diode, as a rectifier, as a solar cell, as a light emitting diode, ये सब लिखना है। ठीक है, चलिए आगे। Explain or what are logic gates? What are logic gates? ये अब से आगे जो बताएंगे बहुत सिंपल है। और हाँ, क्या हुआ? क्या बोले? मैं सुन नहीं पाया। दोस्तों लोग क्या बोल रहे हैं? भूख लग गया?
सर वो लोग बोल रहे थे कि लॉजिक गेट्स बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन एंट्रेंस के सिलेबस में है, तो करेंगे कि नहीं? ये बात है, तो ठीक है कर लेते हैं। और एंड और नॉट और नैंड ये सब जो लोग कंप्यूटर लिए होंगे उनका तो होगा ही। बोर्ड की सिलेबस में लॉजिक गेट नहीं है, क्या बात है, बोर्ड वाले कर क्या रहे हैं? अगर वो सब नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि कहानी तो खत्म हो गया। और ट्रांजिस्टर वगैरह तो है नहीं, एंट्रेंस सिलेबस में है। ठीक, एंट्रेंस सिलेबस में है तो सुन लो, जान लो क्या है, कितना समय लगता है। ठीक है, एंड गेट का मतलब क्या, दे आर जस्ट ऑपरेटर्स, लॉजिकली दो चीज को जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे एंड गेट का सिंबल होता है ऐसे, एंड गेट का सिंबल होता है डी जैसा, डी हो गया ना, एंड का डी, ये हो गया डी। इसमें 2 इनपुट गेट है, 2 इनपुट देंगे, ये दिया ये दिया, यहां पर आउटपुट निकलेगा। तो ये मान लो कि ये इनपुट है ए, ये इनपुट है बी, ये आउटपुट है सी। और आप जानते हो कि इन बाइनरी सी ये इसका ट्रुथ टेबल कैसे होता है, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का वैल्यू 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, बी का वैल्यू 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो ए और बी का वैल्यू 1 और 0 के देयर कैन बी 4 कॉम्बिनेशंस लाइक 1 0 1 0 एंड 1 1 0 0, 1 1 0 1 1 0 0 0, मतलब वैल्यूज। अब एंड का मतलब हुआ, गलत तरीके से समझो तो प्रोडक्ट, जो कि सही तरीका नहीं है समझने का, मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, मतलब वो नहीं है। एंड का मतलब हुआ व्हेन ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव सी विल बी पॉजिटिव। अब ए एंड बी दोनों 1 1 हुए तो सी होगा 1। यहां पर ए एंड बी दोनों पॉजिटिव नहीं है तो सी होगा 0। यहां पर ए एंड बी दोनों पॉजिटिव नहीं है तो ये हो जाएगा 0। यहां पर ये दोनों 0 है तो ये हो जाएगा 0, को कहते हैं ए एंड बी। तो सी क्या है, सी इज ट्रू व्हेन ए एंड बी बोथ आर ट्रू, मतलब ए भी 1 है बी भी 1 है तो सी 1 होगा। दोनों सच बोलेंगे तो ये सच बोलेगा, इसमें से कोई एक गलत बोलेगा तो ये गलत बोलेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया एंड गेट। थोड़ा देख लो, दूसरा आता है और गेट। भाई मेरे को तो अपना वीडियो भी कंप्लीट करना है, क्या मालूम तुम लोगों को अगले साल आ जाएगा, फिर बच्चे बोलेंगे सर ये नहीं पढ़ाए थे। तो देख लो, एंट्रेंस में भी तो आता है, ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और गेट का सिंबल कैसा है, एंड गेट का सिंबल कैसा था, ऐसा था, दोनों एक जैसा दिखते हैं। एंड में इसे डी बनाए थे, अब डी नहीं बनाना है, क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे कर देना, ये हो गया और गेट। ये भी क्या मतलब हुआ, C इज ट्रू इफ A और B इज ट्रू। A और B में से कोई एक ट्रू रहेगा तो C ट्रू रहेगा, कोई एक सच बोलेगा तो C सच बोलेगा, कोई एक 1 है तो C 1 है। एक होने से दोनों 1 हो तो बढ़िया है, एक 1 हो गया अभी तो C 1 होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे होता है, A B C का 1 0 1 0 1 1 0 0। क्या बता सकते हो कब कब C का वैल्यू 1 होगा, A और B 1 होने से C 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा। ट्रूथ टेबल, ठीक है, जो लोग कंप्यूटर लिए उसके काम में लग जाएगा। फिर आता है नॉट गेट। वो नॉट गेट कैसा होता है, ये एक सिंगल इनपुट गेट है, सिंगल इनपुट गेट है। इसके सामने ऐसा रहता है, मतलब ए जो बोलेगा सी उसका उल्टा बोलेगा। नॉट गेट है, एक तरफ मोदी दूसरी तरफ राहुल गांधी, ये जो बोलेगा उसका उल्टा बोलेगा। मतलब टेबल ऐसा है, ये ए हुआ सी हुआ, ए अगर 1 सी 0, ए कहेगा 0 सी कहेगा 1, खत्म कहानी। ये हो गया नॉट गेट, समझ में आया। अरे यार, अच्छा नॉट गेट के बाद सॉरी खत्म नहीं हुआ था, और भी था नैंड गेट एंड नॉर गेट। नॉट एंड इसको कहते हैं नैंड,
मतलब इट इज एज गुड एज एंड गेट, और उसका जो आउटपुट है इसको आपने किसी एक नॉट गेट से पास करवाया, द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए नैंड गेट। और सिंगल सिंबल में इसको कैसे लिखते हैं, ये डी है और डी के ऊपर ऐसा एक डायग्राम कर दो तो ये बन गया नैंड गेट। मतलब है ये ए, ये बी है और ये सी है। अगर डायग्राम बनाएंगे तो आपको होगे 1 0 1 0 1 1 0 0 ए एंड बी। जब ए एंड बी 1 होगा तो सी होगा 0, ये जब 0 होगा तो ये होगा 1। तो यहाँ पर ए एंड बी होता है 1 तो सी हो जाएगा 0। ए एंड बी होता है 0 क्योंकि ए एंड बी 1 नहीं है, ए एंड बी होगा 0 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। मतलब ये जो निकलेगा उसका उल्टा वहां पे निकलेगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रुथ टेबल। ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक। मतलब सही बोल रहा है तो 1, गलत बोल रहा है तो 0, ऐसा करके। हाँ, तो यहां पर तुम्हें डायग्राम नहीं दिया, ये आउटपुट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। नेक्स्ट इज नॉर गेट। 10 मिनट लगेगा, नहीं उससे भी कम समय लगेगा, देख लो। नॉर गेट का मतलब और गेट कैस्केडेड विथ ए नॉट गेट। ए है, ये बी है, ये सी है, और सिंगल सिंबल में करे तो ये कुछ ऐसा होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। होपफुली आप लोग इसको आराम से कह सकते हो 1 0 1 0 1 1 0 0। ए और बी 1 होगा तो ए और बी, ये इसका वैल्यू है ए और बी 1 होगा, लेकिन नॉट गेट लगा है। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसका नेगेटिव इसमें आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ए और बी क्या है 1 है तो सी क्या आएगा 0। यहाँ पर 0 1 में ए और बी 1 है क्या, हाँ 1 है तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर ए और बी 1 है क्या, इन दिस केस, सॉरी इन दिस केस ए और बी 1 है क्या, खुल जा क्या का मर गया कहा। ठीक, अब ए और बी 0 1, ए और बी 1 है तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0। ये ए और बी 1 है, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकमिंग 0। ये ए और बी 1 है, नहीं 0 है तो ये हो जाएगा 1, हो गया नॉर गेट। बस उतनी ही गेट है। और ऐसा कुछ दिया रहेगा, आपको ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कहेंगे। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी, और ये सब पॉइंट्स का कुछ नाम दे देते हैं, सी है, ये डी है, ये ई है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कह देते हैं ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। तो ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स ए बी सी डी ई, सबका वैल्यू लिखते हैं। ए 1 0 1 0 1 1 0 0। सी क्या होगा, ये क्या है, एंड गेट है, ये क्या है, एंड गेट है। अगर ये एंड गेट है तो आप कहोगे ए एंड बी 1 है, हाँ है, तो सी हो गया 1। ए एंड बी 1 है, नहीं एक 0 है एक 1 है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। डी क्या है, इन दोनों का आउटपुट देखो, ये ए यहाँ पे आ गया है, बी यहाँ पे आ गया है, ए बी इसमें भी है, तो डी क्या है, ये कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट है मतलब ए और बी 1 है, डी कहेगा हाँ है। ए और बी 1 है, हाँ इस पे भी है। ए और बी 1 है, हाँ है। ए और बी 1 है, नहीं कोई भी नहीं है, तो ये हो गया 0। फिर क्या आ गया, ये ऐसा सिंबल दिया है मतलब और गेट है, और ऐसे लगा है मतलब ये नॉर गेट है। अब डी, सी एंड डी आर द इनपुट टू दिस नॉर गेट एंड आउटपुट इज ई। सी एंड डी आर इनपुट टू द नॉर गेट एंड आउटपुट इज ई। सी एंड डी घुस रहे हैं अंदर, सी एंड डी घुस रहे हैं, तो आप कहोगे कि अच्छा सी इज यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये नॉर गेट है। मतलब जब सी और डी दोनों 1 होंगे या फिर इसमें से कोई एक 1 होगा तो और गेट में रिजल्ट होता है 1,
नॉर गेट में होगा 0। सी और डी तो क्या हो गया, ये दोनों 1 है, यहाँ पर दोनों 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और गेट होता तो आउटपुट होता 1, लेकिन अब होगा 0 0 1, और गेट होता तो आउटपुट होता 1, अब होगा 0 0 1, और गेट होता तो आउटपुट होता 1, लेकिन अब होगा 0 क्योंकि नॉर गेट है, और गेट होता तो आउटपुट होता 0, अब ये आउटपुट हो गया 1, क्योंकि दोनों 0 है, सी एंड डी दोनों 0 है, तो आउटपुट हो गया 1। बात समझ में आया क्या? ये बात है। थोड़ा सा जान लो यार, काम में लग जाएगा। मैं बना दिया हूं, बोर्ड में लिख के रखा हूं तो ठीक। एंड द लास्ट पेज आई वांट टू शो द ट्रुथ टेबल ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ये ट्रुथ टेबल दिया गया है, ए बी इनपुट दिया गया, तो आउटपुट सी कुछ ऐसे था, ये 1 0 1 0 1 1 0 0, ये था 0 0 1 1। ए का सिग्नल अगर ऐसा है, बी का सिग्नल अगर ऐसा है, आउटपुट का सिग्नल ड्रॉ करके देखो। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो, कभी एंट्रेंस में काम में लग जाएगा। इतना मेहनत करके लिखा हूं तो थोड़ा इसको ऐसा बनाते हैं। हाँ, सी है लास्ट वन, ये लास्ट पेज है। देखो, जब ए और बी दोनों 1 है, आउटपुट 0 है, ये जोन में ये भी 1 है, मतलब ए एग्जिस्ट करेगा तो 1, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 0। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा तो 1। तो यहां पर ये जोन में ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। नहीं, ये 0 हो गया, तो थोड़ा कलरफुल कर देते हैं इसको, मिल जाता है दूसरों के साथ। ये हो गया 0। ये जोन में ए 1 है, बी 0 है, बी नहीं है, ए 1 बी 0, ये वाला कॉम्बिनेशन, तो आउटपुट क्या होगा 1, तो गया ऐसे। ये जोन में दोनों 0 है, ए भी 0 है, बी भी 0 है, ए 0 बी 0, बी होता है 1, तो ये गया ऐसे। उसका नेक्स्ट जोन में दोनों 1 है, ये भी एग्जिस्ट करता है, वो भी एग्जिस्ट करता है, दोनों 1 करेंगे, दोनों 1 होगा तो आउटपुट होता है 0। एंड नेक्स्ट में ए 1 है, बी 0 है, ए 1 है, बी 0 है, तो ये 1 हो गया। गोज लाइक दिस। उसके बियॉन्ड ए 0 है, बी 1 है, ए 0 है, बी 1 है, तो आउटपुट सिग्नल विल बी 0। सो ये हो गया आउटपुट सिग्नल। मतलब ट्रुथ टेबल को देख के इसे ड्रॉ करना है। आप बोले कि आपका सीबीएसई सिलेबस में बार हटा दिया है सीसीसी से, बट डोंट वरी, ये तो सिंपल था। जो लोग कंप्यूटर साइंस लिए होंगे उनके काम में लगेगा, लेकिन जेई में तो है। कितना सिंपल है। ऐसा ट्रुथ टेबल दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, तीसरे वाला कौन सा होगा देख के बताओ, तो आप देख के भी बता सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैं अपनी कोर्स को विराम देता हूँ, बट आई विल बी स्टैंडिंग विथ यू ऑल द टाइम व्हेनेवर यू आस्क एनी डाउट्स। हो सकता है कि विल नॉट गेट ए ऑल टुगेदर बैठ के कोई क्लास करें, हो सकता है कि और क्लास रूम विल बी बिजी, तो इसीलिए जब भी जरूरत होगा लिखो। वी कैन ज्वाइन बाय आवर स्पेशल ओन मोबाइल्स ऑल्सो फ्रॉम होम। वी कैन वर्क फ्रॉम होम, ये बड़ा टर्म चल रहा है आजकल ना, वर्किंग फ्रॉम होम। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आप घर से रह के भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बट पोस्ट योर डाउट्स, लिखोगे व्हाट्सएप में जो जो चीज़ें चाहिए, तो पक्का अपना नाम लिखना, ठीक है, नाम लिखना और वर्गड से बोल के लिखना, तभी जाके मैं पहचान पाऊँगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं आजकल डाउट्स, सर मैं मोनिका हूँ, ख़त्म। कौन मोनिका, मुझे पता नहीं चलता कौन है। अक्सर मैं किसी का नाम इतना आसानी से याद नहीं रख पाता हूँ। तो सेंड मैसेजेस। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ज़रूरत पर, तब तक के लिए जय हिंद।